क्यूएटी के अंदर ना आपके पास नजर ठीक आ रहा है, बैठ तो ठीक। क्यूएटी के अंदर हमने करना क्या है, हमारे पास बेसिकली 3 सेक्शन में पेपर आता है। एक सेक्शन होता है इंग्लिश का, एक सेक्शन होता है मैथ का, और एक होता है रीजनिंग वाला। अगर इसमें अगर हम देखें कि इंग्लिश में जो पेपर आता है ना आपका, वो तकरीबन 30 टू 35 मार्क्स का, मैथ में भी 30 टू 35 का, और रीजनिंग में भी 30 टू 35 का। ऑलमोस्ट किसी में से 33 का सवाल आ जाएगा, किसी का 32 आ जाएगा, किसी के 35 भी आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके इन तीनों को मिला के 100 मार्क्स का पेपर सेट होगा। अब वैसे तो चीजें वो जो इंग्लिश में आती है वो मुझे आइडिया तो नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि इंग्लिश के पेपर में जो आपको सवाल आ सकता है, वो एक तो सवाल होता है कि एक टेंस की पहचान आती है, कि वो एक सेंटेंस दिया होगा और वो आपसे ये बात करेगा कि बताओ ये कौन सा टेंस है। और एक सवाल आपको आ जाएगा उसका सिंपल सिनोनिम्स, एंटोनिम, और एक सवाल आपका आता है जो कॉम्प्रीहेंशन से, पता है ना कॉम्प्रीहेंशन का। वो क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसका एक दो सवाल होंगे और उस सवालों का जवाब आपने देना होगा। वो थोड़ा टेक्निकल होते हैं, वो इतने ज्यादा इतनी जल्दी आपको नहीं पता चल जाएगा। फिर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में से 2-3 सवाल होते हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में से। फिर नरेशन में से सवाल होते हैं, नरेशन का पता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये आपको इंग्लिश से ही, या तो इंग्लिश की मिस से टाइम लेने, अगर आपको इन चीजों का नहीं पता तो या ये खुद कर ले, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये बिल्कुल आसान से होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल या टेक्निकल नहीं होते। ये फेल में तब होता है कि जब बहुत ही ज्यादा कोई मसले वाला बात हो, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होता। रीजनिंग में ये तो आपको पता है कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं, लेकिन ये कुछ ना स्टेटमेंट्स आती है, हमने बतानी होती है कि उसमें सबसे ज्यादा सही स्टेटमेंट किस सेंटेंस को फॉलो कर रही है। फिर इसमें से पिक्चर आती है, पिक्चर से मुराद क्या है कि एक डायग्राम बनी होती है और उसको हमने उसका पैटर्न सेलेक्ट करना होता है कि किस पैटर्न के तहत ये। एक चीज आती है ऑड वन देखना। ऑड वन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अजीब लगना। सपोज दैट अगर एक क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 14 फीमेल है और एक लड़का है, इसका मतलब है इसमें कुछ चीज ऑड है। तो वो क्या है, वो जो एक लड़का बैठा हुआ। फिर जैसे कि एक सवाल हमने देखा, एक उसके अंदर एक सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब बाउल, स्पून, प्लेट और बैट। अब ये 4 सेंटेंसेस में आपने देखना कि इसमें ऑड वन क्या है। तो क्या लगता है आपको ऑड वन? बैट। वजह क्योंकि बाकी चीजें ऐसे लग रही है कि जैसे वो किचन की है, और ये बैट एक ऐसी चीज है जो इन तीनों के साथ नहीं मैच कर रहा। तो ये इसमें रीजनिंग वाले सवाल आते हैं। फिर है मैथ, जो सबसे ज्यादा वो चीज है कि जिसमें से आप अपना पास श्योरिटी कर सकते हो। पास श्योरिटी से मुराद ये है कि ये वो पोर्शन होगा जिसमें से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और उसके बारे में आपको कंफर्म भी होगा। क्योंकि बाकी क्या होता है कि सिनोनिम्स आ जाते हैं तो वो हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैथ का है कि इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको कंफर्म पता होती है। मैथ का सिलेबस तो आपके पास जो है असाइनमेंट है उसके अंदर मैंने सारा स्ट्रक्चर तो लिख दिया है। कल मैंने उसको आपको यहाँ से बता भी दूंगा सारी डिटेल के। बेसिकली अगर मैं आपको जो फीडबैक है, जो बच्चे पहले पेपर देकर आए हैं उनके फीडबैक की बात करूँ ना, तो आज सिर्फ मैं मैथ के क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं रेशो के। रेशो के कहते हैं कि जी सवाल आते हैं, और रेशो भी 2 टाइप की आती है। एक रेशो आती है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली, ये 5वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन वाली रेशो कौन सी होती है
कि जी 5 लाख रुपया है, 3 भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका 2 हिस्सा है, इसके 3 हिस्से हैं, इसके 4 हिस्से हैं। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया था ये। इवन ये वाला सवाल आपको 4-4-5 सवाल भी हो सकता है पेपर, ठीक है ना। हाँ, जो पेपर पहले देकर आए हैं ना, आप में से अगर कोई है, या पहले मैंने एक लड़की से बात की थी, उसने भी मुझे फीडबैक दिया, फिर एक और लड़का है, उससे भी मैं कल फीडबैक कलेक्ट करूंगा, और आप में भी शायद आपने दिया और आपने भी दिया, और आपने भी फीडबैक मुझे देना है कि किस, जो मुझे पता है ना, मैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। जो आपको लगता है ना कि इस तरह के भी क्वेश्चन थे, हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो है ना, आई कैप का सिलेबस उसने दे दिया, हमें एक मॉडल पेपर भी दे दिया, वो तो हमें सारा ही करना है, लेकिन जो आप लोगों का फीडबैक है ना, वो बहुत ज्यादा करीब होगा कि जी आई कैप इस तरह के सवाल पूछता है, तो हम उस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब जो आज मुझे फीडबैक मिला उसमें कि एक ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, एक रेशो वाले सवाल आते हैं कि जनाब जी 5 घंटे में इतना काम होता है, तो 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा, ये भी एक नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इसे हम कहते हैं सिंपल रेशो। तो इसमें से आपके कम अज कम कहते हैं 5-6 सवाल मिनिमम पूरे होते हैं, 5 कम अज कम, मतलब एक नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर के भी सवाल हो सकते हैं। और कुछ बच्चे तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो पेपर में सवाल आते हैं वो ये हम आज ही प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको ओके करवा दूंगा। फिर वो कहते हैं कि जी एक क्वेश्चन आ जाता है नंबर्स की पहचान, ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, ये रियल नंबर है, होल नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपाउंड नंबर कौन से होते हैं, ये इनकी नंबर्स की पहचान भी पेपर में आती है, ये भी हमने सीखना है। फिर एक सिंपल अलजेब्रिक सवाल आते हैं, जो x की y की वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चंस आते हैं, वो सिंपल ही होते हैं। हाँ, इसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के सवाल भी आते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना और क्यूब रूट फाइंड करना, ये भी सवाल मैथ में पूछे जाते हैं। उसके बाद सिंपल इसके अंदर जो पैटर्न के सवाल आते हैं, सीरीज बनाना, मिसिंग फिगर, सीरीज मतलब मिसिंग फिगर फाइंड करनी आती है, ये भी 2-3 सवाल पेपर में आ जाते हैं। ठीक होगी बात। अगर आपको कोई याद है तो मुझे बता दे, वरना मैं यहां से शुरू करवाने लगूं कि अगर आपको आइडिया है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस सवाल मैं खुद बना के दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि पेपर में, एक तो मैंने मॉडल पेपर आपको सारा कंप्लीट करवाना है, उस जैसे सारे सवाल करवाऊंगा, ठीक है। और दूसरा जो असाइनमेंट में स्लोप वाले क्वेश्चंस दिए हैं, वो वाले भी करने हैं। अब तो आपने पेपर दे लिया ना, आपको आप ज्यादा अच्छा बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद यानी क्या कोई आपको कोई एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना आया या कोई इस तरह का सवाल? नहीं, हाँ परसेंटेज की कन्वर्ट परसेंटेज, ये सवाल बड़े अच्छे होते हैं। सिंपल कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की पॉइंट्स। सर सिंपल कैलकुलेशन आती है जिसमें उन्होंने एक्सप्रेशन भी काफी लंबी दी होती है और उसमें उसका स्क्वायर भी क्या आता है, यानी मल्टीप्लाई करना, सिंपल मल्टीप्लाई, सारे एक्सप्रेशन फिक्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम विदाउट कैलकुलेटर इतनी जल्दी वो मैं आपको बता दूं कैलकुलेटर के बगैर कैसे कैलकुलेशन करती है। अभी मैं ना आपको ये चीजें 2 सिखाता हूँ, ये नंबर बता देता हूँ, और सर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट, ये भी बता दूंगा। आज का जो टारगेट है ना, वो हमारा कोशिश करते हैं कि ये 4 चीजें डिस्कस कर लें और इसके सवाल आप जाकर घर जाकर आराम से कर लो। तो सबसे पहले आज जी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो वाले सवाल करते हैं कि वो किस तरह से हल होंगे। जी, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल जो होते हैं कि सपोज दैट, इसको नंबर ऑफ 3 मेथड से हमने करना है। कि पहले सबसे सिंपल सवाल करते हैं कि एक भाई साहब हैं जी, उनकी डेथ हो गई है, वो अपनी टोटल जो प्रॉपर्टी छोड़ के उसकी डेथ हुई है, उसकी टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ है सपोज दैट 20 मिलियन। कहते हैं 20 मिलियन को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके जो लीगल इनहेरेंट है पीछे, जो वर्सा है, वो जी 4 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। कहते हैं इन चारों को जो आपने देना है ना, कहते हैं जो पूरी जायदाद का 2:1:4:3, कहते हैं इस तरह से आपने हिस्से बनाकर देने। अब आपने सवाल हल करने का तरीका क्या है कि पेपर में ये 4 से 5 टेक्निक से आ सकता है। पहली सिंपल टेक्निक हम देख, अगर आपने किसी का भी शेयर फाइंड करना हो ना जिंदगी में,
जैसे ए का आपने शेयर फाइंड करना चाहते हो कि ए कितना है, तो सबसे पहले सबका हिस्सा फाइंड करो। कितना बनता है सबका हिस्सा? 10। इसे बोलते हैं सम ऑफ रेशियो। क्या बोलते हैं? सम ऑफ रेशियो। कहते हैं सबसे पहला काम आपने करना है कि सबका टोटल हिस्सा कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपको पता है ये जो 10 है बेसिकली वो ये है, और इसमें से 2, 1, 4, 3 की रेशियो। अब कैसे फाइंड करनी है? इसके कई तरीके हैं। पहले आपने कितना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना है? 20 मिलियन। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2/10 से करेंगे तो ए का हिस्सा आ जाए, यानी 10 में से 2। 10 में से 2। अगर आपने इस 20 मिलियन का 1/10 करना है तो ये 10 में से 1। फिर अगर आपने ये बी का शेयर आ जाएगा, सी का शेयर आ जाएगा। सी का शेयर कैसे फाइंड करेंगे जी? 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4/10। और अगर आपने डी का करना है तो क्या तरीका कार है? 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3/10। ये बेसिकली ओल्ड फैशन तरीका है। ये जो तरीका ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, सम ऑफ रेशियो पे डिवाइड करना और रेलेवेंट रेशियो से मल्टीप्लाई करना। मैं आपको तरीका थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं इसको। फिलहाल आप ये नोट कर लें, इसका आंसर आप निकाल के रख लें अपने पास। बल्कि मुझे भी बता दें ए को कितना मिलना है। सिंपल है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। बाकी कितनी 0 बच गई आपके पास? 6। और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 मिलियन आ गया, और इसका 2 मिलियन आ जाएगा, इसका 8 मिलियन आ जाएगा, और इसका 6 मिलियन आ जाएगा। गॉट इट? ये तो फाइंड हो जाएगा ना विदाउट कैलकुलेटर। अब जरा देखिएगा, इसकी जो नया तरीका मैं आपको सिखाने लगा हूं वो कुछ और चीज है। थोड़ा सा आपको शायद परेशानी हो, लेकिन इंशाल्लाह आप परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें। यही हमारे पास 20 मिलियन है। रेशियो क्या थी? ए की, बी की, सी की और डी की। 2, 1, 3, 4 टोटल आ गया 10। अब आपने ये देखना है कि ये जो 20 मिलियन जो अमाउंट पड़ी हुई है ना, ये कितना हिस्सा है? ये 10 हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं या 4 हिस्से हैं? ये 2 मिलियन जो टोटल अमाउंट है ये सबका पूरा हिस्सा है, तो इसको उसके पूरे हिस्से पे डिवाइड कर दो। राइट? ये 20 मिलियन क्या है? सबका हिस्सा है। इसका मतलब है अगर मैं इसको रेशियो के हिसाब से बताऊं तो ये रेशियो कितनी बनती है? 10। जिसकी रेशियो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप ये देखा करें कि ये रेशियो है कितनी। ये 2 हिस्सा है, 1 हिस्सा है, 3 हिस्सा है, 4 हिस्सा है, ये 10 हिस्से हैं। ये अगर टोटल है तो इसका क्या मतलब है? ये 10 के 10 हिस्से हैं। अब मुझे बताओ, पहले का आंसर तो आपने क्या निकला? 4 मिलियन। दूसरे का आंसर कितना निकाला था? वो तो आपके पास आंसर तो लिखा हुआ है ना। अब इस मेथड का फायदा क्या है? अब मैं आपको एक सवाल चेंज करने लगा हूं, बिल्कुल इसके अपोजिट सवाल लिखने लगा हूं। वो सवाल ये है कि मैं कहता हूं कि सी को शेयर मिला है 6 लाख मिला था, 8 लाख। सी को कितना शेयर मिला है? 8 मिलियन। और सबकी रेशियो है ए, बी, सी और डी की 2, 1, 4, 3, और टोटल कितना आ गया? 10। कहता बताओ डी को कितना मिलेगा? अब देखिए, पहले था अगर टोटल गिवन होना तो कोई परेशानी नहीं थी। हमने क्या किया था? 20 मिलियन को डिवाइड कर दिया था टोटल रेशियो पे और मल्टीप्लाई कर दिया था सबकी रेशियो पे, यानी जिस जिसकी रेशियो चाहिए। अब सवाल यह है कि उसने कहा जी सी को मिले हैं 8 मिलियन। कहता बताओ ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, डी को कितने मिलेंगे, या टोटल कितने थे?
ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए सी का शेयर आपके पास अगर है ना 8 मिलियन, मुझे बताओ ये रेशो में क्या ये 10 है? रेशो में ये कितना हिस्सा बनता है? 4। देखिए ये जो अमाउंट गिवन है ये किस रेशो की है? जिसकी अमाउंट गिवन होना उसी की रेशो पे डिवाइड कर दो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट हमने 10 पे क्यों डिवाइड किया पता है? क्योंकि वो टोटल था। वो था क्या था? टोटल था, तो मैंने 10 पे डिवाइड किया। 8 मिलियन को मैंने 4 पे डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि 2, 1, 3 और 10 भी तो गिवन है। क्यों नहीं डिवाइड किया मैंने? क्योंकि 8 मिलियन सी का शेयर है और सी का हिस्सा कितना है? 4। तो उसको 4 पे डिवाइड कर दो। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे पता नहीं आंसर कितना आएगा भला? 20 मिलियन। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? 6 मिलियन। करके देख लो। यानी आपने ये देखना है कि ये जो अमाउंट गिवन है ये क्या टोटल सबका हिस्सा है? तो सम ऑफ रेशियो पे डिवाइड। किसी एक का हिस्सा है तो उसके अपने शेयर पे डिवाइड और जो जिसका शेयर फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या निकलेगा भला? टोटल सबका हिस्सा जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 2 मिलियन आ जाएगा, ए का शेयर आ जाएगा। अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलियन आएगा। ये किसका हिस्सा आ जाएगा? डी का। अब मुझे बताओ ये जिंदगी भर का मसला आपका हल। टोटल अमाउंट देना जरूरी नहीं, किसी एक का हिस्सा दे दिया जाएगा, किसी एक का। आप देखिए टोटल रेशो में वो कितना है, उस पे डिवाइड कर दो और जो चाहिए वो ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दो तरह से सवाल आ सकते हैं, बल्कि एक ही तरह का अब हो गया। जो अमाउंट गिवन है पहले देखो वो क्या है, क्या ये टोटल है, ये किसी एक का हिस्सा है। पहले कोशिश करो कि जो अमाउंट है ना वो हिस्सा नीचे से पता होना चाहिए। ठीक होगी बात? तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता है, कोई मुश्किल सवाल नहीं हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल हो जाएगा, पक्की बात है सबका। अब अगला सवाल हम करते हैं दूसरी रेशो। अब डिस्ट्रीब्यूशन वाली रेशो किसी एक का हिस्सा भी दे सकता है वो, और सबका हिस्सा भी वो दे सकता है। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मैं 2-3 तरीकों से करवाता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको समझ लग जाए। एक तो सिंपल सवाल आता है पेपर में कि सपोज दैट वो कहता है कि एक जॉब है, जॉब डन बाय 20 पीपल या पर्सन या वर्कर in 10 days. How many people required if job completed in 15 days? ऐसे सवाल भी पेपर में इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा, वो जॉब के लिहाज से पीपल या कोई और इस तरह से रेशो दे दी जाए। आपने सबसे पहले देखना है कि सवाल के अंदर ऑप्शंस कितनी कीमत है। एक पीपल है और दूसरा डेज। आपने करना क्या है, अपना सवाल हल करने के लिए सबसे पहले जो फाइंड करना है ना उसको पहले लिख ले, वो ज्यादा बेहतर है। वैसे जहां मर्जी लिख ले, पहले लिख ले फायदा होगा। और दूसरा क्या है, डेज। आपने पहली लाइन फुलफिल करें कि 20 लोग हैं, कितने दिनों में काम करते हैं? 10 दिन में। कितने लोग चाहिए कितने दिनों में काम करने के लिए? ये टेबल आपको अगर बनाना आ गया ना तो रेशो वाले सवाल आपके हो गए। अगर ये टेबल बनाना आ जाता है आपको तो ये सवाल आपके कंफर्म हो। अब सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो फाइंड करना है ना उसको आपने डायरेक्ट रेशो से बोलते हैं, डायरेक्ट रेशो में लिखना। जैसे अगर मैं सादा बात करूं तो इसका जो एरो की टिप है, जो एरो बनाना है वो ऊपर की तरफ बनाना है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट रेशो। अब डायरेक्ट रेशो होती क्या है भला? डायरेक्ट रेशो उसे कहते हैं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ जाए या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो जाए, ये डायरेक्ट रेशो होता है। दोनों रेशो बढ़ जाए या दोनों रेशो कम हो जाए तो डायरेक्ट, एक बढ़ जाए दूसरी कम हो जाए
इनवर्स या इनडायरेक्ट। अब आप मुझे बताएं 20 लोग काम करते हैं 10 दिनों के अंदर, वही काम अगर हमने 15 दिनों में करवाना है तो कम लोगों की जरूरत पड़ेगी या ज्यादा लोगों? क्योंकि 15 दिनों में आप चाहिए काम, तो 15 दिनों में अगर हमने काम करवाना है तो कितना, यानी कम लोग भी चल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम दिन बढ़ा रहे हैं तो लोग कम कर रहे हैं, दिन बढ़ा रहे हैं लोग कम कर रहे हैं। एक चीज आप बढ़ा रहे हो, दूसरी चीज कम हो रही है, तो रिलेशन कौन सा बनाएंगे, इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स रिलेशन का एरो हमेशा नीचे। क्या करेंगे, जो इनवर्स रिलेशन बनेगा उसको एरो हमेशा नीचे, जो आपने फाइंड करना है ना उसका एरो हमेशा ऊपर, जो आपने फाइंड करना है उसका एरो हमेशा ऊपर, और जो बाकी आप रिलेशन बनाओगे उस हिसाब से डायरेक्ट भी बन सकता है। अब लिखने का क्या तरीका होता है, x/20, जिस साइड पर एरो है वो नीचे, जहां से शुरू हो रहा है वो ऊपर, जिधर जा रहा है वो इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 10/15 या 15/10? आपका सवाल हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या इधर 20 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10/15 मल्टीप्लाइड बाय 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 2, 40/3, तो तकरीबन 13 या 14 पीपल, क्योंकि पीपल तो पॉइंट में आ ही सकते हैं ना, तो 13 या, क्योंकि 13.33 आ रहा है, तो 13.33 का मतलब ये है कि यार अब पौना बंदा तो होता नहीं, तो फिर क्या करेंगे, वो पूरा ही एक बंदा हायर कर लेंगे। तो इसका आंसर ज्यादा जो रिलायबल है ना वो 14, क्योंकि पीपल को राउंड ऑफ नहीं करते होते, राउंड अप करते होते। राउंड अप का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो भी आंसर है बढ़ाना है, राउंड ऑफ का मतलब है कि पॉइंट के बाद 5 या उससे 5 से कम आ जाए तो वही वैल्यू लिख देते हैं, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो बढ़ा देते हैं। ठीक होगी बात? अब ये सवाल समझ लगा? चलिए एक और सादा सा सवाल लिखते हैं, नोट कर लिया, ये करना है। वैसे मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, अगर आपको बाद में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि और जो लोग सियालकोट चले जाते हैं उनको उधर ही भेज देंगे, तो ये जिसको चाहिए होगा तो वो प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो आज तो विदाउट एनी प्लानिंग थी, लेकिन कल मैं प्रॉपर फिर ये 4-5 दिन, पता चल गया टेस्ट कब है, चले तो ये 2-4 दिन एक आप लेकर है, परेशानी वाली बात के टाइम थोड़ा लेट है, लेकिन उससे पहले मेरे पास भी टाइम नहीं है ना, तो इसलिए टाइम तो यही है। तो अगर आप लोग ये टाइम निकालो तो मान ये अपना सारा ही मैथ का सारा पोर्शन मैं 1 बाय 1 करवा देता हूँ, और रीजनिंग वाला भी, और इंग्लिश का अगर आपको जरूरत है तो मेरे से बात कर लेंगे, उससे भी आपका करवाया जा सकता है। ठीक, तो फिर अगर किसी और बंदे को भी जरूरत होगी तो वो भी, हाँ आपने फीडबैक लाजमी दिया करना है। अगर आप अभी भी आपको कोई चीज याद है ना कि सर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आएगा, तो आप सिर्फ हिंट दे दें, मैं उसके आपको मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन करवा दूं, ताकि किसी तरह भी सवाल आ जाएगा पेपर में इंशाल्लाह हो जाएगा। चले जी आ जाए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक सवाल कर लेते हैं, अभी सिंपल ही करते हैं। अ पर्सन earn ₹20,000 in 90 days. How much बल्कि that person, बल्कि लिख ले in how many days, ये ज्यादा सही रहेगा, in how many days that person earn ₹140,000। चलिए करोगे ये सवाल, करो जरा, करना रेशियो के साथ है, वैसे ये रेशियो के बगैर भी हो जाते थे सवाल, लेकिन फिलहाल रेशियो का तरीका मैं सिखा रहा हूं तो रेशियो के साथ करें।
हो गया? इतना तो बड़ा सवाल नहीं था। 630 days. 630 days। चले, वैसे तो इसको उस मेथड से भी कर सकते थे। 20,000 कितने का 90 दिन का। पहले इसको आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि जो आपको हमने पढ़ा है। पहले क्या आप अमाउंट कमाते हो और डेज हैं, और जो फाइंड करना है ना उसको कोशिश किया करें पहले लिखा करें। कितने दिन थे? 90 दिन थे, और कमाई कितनी थी? 20,000। और कितने दिनों में कमाई कितनी हो जाएगी? 1,40,000। इसको हमेशा कौन सी रेशियो लिखना है? अब 20,000 90 दिन में कमाते हो, 1,40,000 कमाना है। ज्यादा दिन में कमाओगे या कम दिन में? पैसे भी ज्यादा कमाने हैं, दिन भी ज्यादा लगेंगे। पैसे भी ज्यादा कमाने हैं, दिन भी ज्यादा लगेंगे। तो पैसे भी ज्यादा, दिन भी ज्यादा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये कौन सी रेशियो होगी? डायरेक्ट। तो अब लिखते हुए क्या लिखेंगे कि x/90 इज इक्वल टू 140,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 90। फिर x by 90 तो नहीं होगा, फिर x होगा। क्या हुआ? फिर x by 90 तो नहीं होगा, अगर वहां जाके 90 मल्टीप्लाई हो गया। x by 90 होगा क्या? x divided by 90 नहीं होगा, 90 मल्टीप्लाई हो गया ना, तो डिवाइड नहीं होगा फिर। नहीं, वो तो इधर मैंने कर दिया ना, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या अगर ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, फिर ये 0, 2 0 कैंसिल होगी, बल्कि 3 0 कैंसिल कर देते हैं इसकी, बाकी बच गया। इसको 2 को भी डिवाइड कर देते कितना हो गया? 70। और ये इतना तो टेबल आपको आता ही होगा, लेकिन बचपन से कैलकुलेटर इस्तेमाल कर करके खराब हुए। आपको पता है ना, जब 0 किसी के साथ में तो 0 ऐसे लिख देते हैं, और बाकी सिंपल टेबल पढ़े, टेबल आते हैं। चलो शुक्र है। अच्छा, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, लेकिन वो बड़ा टेक्निकल तरीका होता है। मैं दोबारा वही बताता हूँ, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड वाला। अब देखिए, ये जो 20,000 कमाई है, बल्कि 90 दिन की कमाई कितनी है? 20। और आपको दिन चाहिए कितने दिनों के? 1,40,000। अब इसको डिवाइड किसको करना है और मल्टीप्लाई किसको करना है, ये एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक देखिएगा जरा। आपको 90 दिन बताए हुए हैं किसके? 20,000 की कमाई के। और आपको दिन किसके चाहिए? 1,40,000 के। याद रखें, ये जो चीज डिवाइड की दी जाती है ना, वही चीज मल्टीप्लाई होती है। मतलब ये जो 20,000 है ये कमाई है, और जो 1,40,000 है ये भी कमाई ही है। तो डिवाइड भी आपने 20,000 पे कर रहे हो, मल्टीप्लाई भी आप 1,40,000 से कर रहे हो। देखिए, अगर नीचे आप 90 डिवाइड कर देते ना, तो मल्टीप्लाई भी आपको दिनों से करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा कर देते ना, जैसे 20,000 को 90 पे डिवाइड कर देते और 1,40,000 से मल्टीप्लाई कर देते, जिस आंसर ठीक ना आता। पता क्यों? डिवाइड आप दिन पे कर रहे हो, मल्टीप्लाई अमाउंट से कर रहे हो। ये एक ट्रिक होता है कि जब भी आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जिस यूनिट में डिवाइड करते हो ना, उसी यूनिट से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये भी जैसे वो पिछला तरीका किया था ना, कि जितनी अमाउंट गिवन है वो जिसकी है उस पर डिवाइड कर दो, और जिसकी चाहिए उससे। तो आपके पास, आपको दिन चाहिए, तो पहले ये देखो कि पहले जो दिन गिवन है ये किसके हैं? ये किसके दिन थे? 20,000 के। और आपको दिन किसके चाहिए? 1,40,000 के। तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेशियो है, रेशियो दोनों तरह से फाइंड हो जाती है। लेकिन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें ये सारे फेल हो जाते हैं ट्रिक्स, वो हम सवाल एक आखिरी करते हैं इसका। बल्कि एक सवाल मुझे और करके दे दो, मुझे जरूरत है एक सवाल की, ताकि आपको पता चल जाए। मिस्टर ए complete
40 pages in 80 minutes. How many pages he completed in 60 minutes? करो जरा इसको रेशियो से करो, फिर मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा वो वाला भी। पहले इसको रेशियो से करो। एक मिनट बाकियों का भी जवाब आने दे। टाइम तो दिया हुआ नहीं? हाँ रिजवान, आपका कितना? 30 कैसे? सीनम आपका कितना है? सुफियान मैंने जानबूझ के ये सवाल दिया। यहां पर आप एक गलती कर सकते हो और जो मैंने करवाने की कोशिश की और आप वहां पर फंस भी गए। देखिए मैं ये इसलिए सवाल दिया था, क्या पहले मैं लिखूं पेजेस और यहां पर देख दूं टाइम या मिनट। ओके, इससे आपका वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कितने पेजेस आपने लिखे हैं पहले? कितने मिनट में हुआ? कितने पेजेस लिखने हैं एक्स और टाइम कितना है? हाँ, अब देखना 80 मिनट के अंदर आपने 40 पेज लिख दिए। डन। 60 पेजेस लिखने हैं, सॉरी 60 मिनट है। पेज कम लिखे जाएंगे या ज्यादा? कम। टाइम भी कम, पेजेस भी कम। डायरेक्ट रेशियो, क्योंकि इनवर्स रेशियो कब बनती है? एक कम एक ज्यादा। जब दोनों कम या दोनों ज्यादा होते हैं तो उसे डायरेक्ट रेशियो कहते हैं। अब देखिए 80 मिनट के अंदर 40 पेज लिखते हो आप, 60 मिनट में कम पेज लिखे जाएंगे या ज्यादा? कम। अब इसका मतलब यह हुआ कि आपने का टाइम कम हुआ तो आपने पेज नंबर ऑफ पेजेस भी कम लिखोगे, तो दोनों चीजें कम हो रही है तो रेशियो कौन सी हुई? डायरेक्ट। आप समझ लेंगे? हाँ, अगर आप ये कहते हैं ना, जैसे हमने सबसे पहला सवाल किया था कि एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज ज्यादा हो रही हो, जैसे दिन 15 किए थे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके कम हो गए थे, तो दिन बढ़ाए थे, एम्प्लॉइज कम हुए थे। दैट इज द इनवर्स रेशियो। अक्सर लोग ये समझते हैं कि दोनों कम हो रहे तो शायद इनवर्स रेशियो है। नहीं, दोनों कम या दोनों ज्यादा तो रेशियो सेम, डायरेक्ट रेशियो। ऊपर ही क्या? हाँ, दोनों रेशियो दोनों पे सेम, रेशियो पे दोनों की सेम। अगर ऊपर एक का रेशियो, ये मैंने इसको बताया ना कि हमेशा ऊपर रखना है, तो इसलिए फिर उसका डायरेक्ट रेशियो तो ऊपर, इनवर्स रेशियो है तो नीचे। तो ये हमारे पास अब सवाल हो गया x ओवर 40 इज इक्वल टू 60 ओवर 80। अब इसको हल करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 60 ओवर 80 मल्टीप्लाइड बाय 0 से 0 कैंसर, 30 आंसर आ गया। और इसको वैसे दूसरे तरीके से क्या करना था, अब यार देखिएगा, वो तो 1 क्लिक होता है ना। आपके पास क्या फाइंड करना है? पेजेस, और 60 मिनट गिवन है और 60 मिनट गिवन है। इसका मतलब है मिनट ही डिवाइड होंगे, मिनट ही मल्टीप्लाई होंगे। तो 40 को 80 पे डिवाइड कर दें क्योंकि उनका अपना रिलेशन है जो गिवन है। मिनट पर डिवाइड करेंगे और मिनट से, तब भी आपके पास आंसर 30 आ जाएगा। अब ये रेशियो वाले सवाल बिल्कुल तसल्ली हो कि हो सकते हैं या अभी भी। अच्छा मुझे बताओ, ट्रिपल रेशियो वाले सवाल आते हैं या नहीं? एक तो ये डबल रेशियो है ना, एक ट्रिपल रेशियो भी होती है।
वही इसका सवाल आया है। जी उसका भी चलिए एक सवाल कर लेते हैं, वो होती है यानी मल्टीपल रेशियो। इसमें तो एक होता है ना पेज का रिलेशन आपका सिर्फ बना एक ही चीज के साथ। अब हम एक और सवाल करते हैं, वो देखिएगा जरा। वो सवाल है मेरे भाई कि 20 people complete 40 jobs in 25 days। अब इसमें क्या आ गया, मल्टीपल रेशियो बन गया, एक से ज्यादा। 20 people complete 40 jobs in 25 days। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ जॉब्स पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ पीपल पूछे जा सकते हैं, नंबर ऑफ डेज पूछी जा सकते हैं। हम पूछते हैं हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल complete 30 jobs in 20 days कर देते हैं। अब इसमें जो कॉलम बनेगी ना रेशियो की वो 3 बनेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। जिसको फाइंड करना है उसको पहले लिख लें और बाकी चीजें बाद में। जिसको फाइंड करना है वो पहले, बाकी चीजें बाद में। पीपल कितने हैं पहले, ये लाइन तो आपकी हमेशा पूरी हो जाएगी। दूसरी लाइन भी पूरी करें, और अगर लाइन पूरी करने में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस करें। डन है। इसको आपने क्या रखना है हमेशा, डायरेक्ट रेशियो। अब आपने जब रिलेशन बनाना है ना, कुछ इस तरह से बनाना है, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। पहला 40 जॉब्स करते हैं 20 लोग, 30 जॉब्स करनी है, ज्यादा लोग चाहिए या कम। डेज को नहीं सोचना, याद रखिए जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना बस उसको, डेज को समझे है ही नहीं। 40 जॉब्स 20 लोग करते हैं, 30 जॉब कम लोग करेंगे, ज्यादा जॉब्स भी कम करनी है, लोग भी कम। रेशो कौन सी, डायरेक्ट या इनवर्स, कोई हाल नहीं आप। और जॉब्स भी कम, पीपल भी कम, तो दोनों कम। दोनों ज्यादा या दोनों कम होंगे तो डायरेक्ट। एक कम और एक ज्यादा, तो दोनों मैंने सवाल ही ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें दोनों काम। अब आए जरा, 25 लोग हैं, सॉरी 25 दिन में 20 लोग काम कर देते हैं। 25 दिनों में कितने लोग काम करते हैं, 20। वही काम 20 दिनों में करवाना है, ज्यादा लोग चाहिए कम। आपने दिन तो कम कर दिए और लोग कितने चाहिए। अब दिन कम हो रहे, पीपल बढ़ रहे, दैट इज इनवर्स। तो दोनों काम दोनों ज्यादा तो डायरेक्ट, और एक काम एक ज्यादा तो आपके डेज कम हो रहे हैं लेकिन पीपल ज्यादा चाहिए, तो कौन सी रेशियो बनी। कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई। ये 8वीं क्लास में सवाल है, ये 8वीं क्लास की क्वेश्चन है, अगर अच्छी तरह पढ़ लेते थे। हाँ जी, अब ये इसका बनाएंगे कैसे, x/20 इज इक्वल टू 30/40 मल्टीप्लाइड बाय 25/20। लिखने का तरीका तो है ना, एरोज यहां से शुरू होता है वो ऊपर और जिधर खत्म होता है वो नीचे। अब इधर 20 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो x मेरे पास आ गया 30/40 मल्टीप्लाइड बाय 25/20 और मल्टीप्लाइड बाय 20। 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपके पास आ गया 75/4। तो टेबल आप देखते हैं जी, कितना आ गया, 4 1 4 4 8, ऐसे ही हुआ ना। 3 बच गया, 30 पॉइंट आ गया, 30 पे किया तो 28, तो डिवाइड करना आता है ना, 18.75। कैसे किया मैं दोबारा बता देता हूं। 75 को 4 पे, तो पहले 4 1 4, कितने बच गया, इसमें से 3 ये हो गया 35। 8 का टेबल पड़ा तो 32, फिर यहां से कितना बच गया 32, 35 में 3। अब 3 4 पे डिवाइड नहीं होता, तो यहां पर पॉइंट लगाकर यहां पर क्या कर देते हैं 0। तो 4 का टेबल पड़ा तो 7 पे 28,
फिर बच गया 28 के 2 और 0 लगा दिया 7 तो 5। अगर आपको अभी भी ये, मैं भी आपको ना दूसरी क्लास से शुरू करवा देता। नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा? वो नजर वैसा क्यों है? ऐसा क्यों है? दूसरी साइड एक मिनट मैं इधर लिख देता हूं। अब आ रहा है? 1 फिर ऊपर से 5 32 3 फिर पॉइंट फिर 0 और 7 तो 28 आ जाएगा और 2 बचेगा और 0 लगा देंगे तो 5 आएगा। तो इस तरह से जी जनाब हो गया। अब रेशियो का सवाल खत्म कर दूं, नंबर पे चलूं? अब तो नहीं गया हो? चलो एक टाइप का तो हमारी पूरी हो गई ना। और इसमें से कंफर्म मिनिमम आपको 6-7 सवाल कहीं नहीं गए। मतलब समझो कि 10 नंबर आपका तीसरा हिस्सा ये है। नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर होते हैं। वन टू थ्री एंड सो ऑन, ये आपको पता होगा वैसे भी। उसके बाद होल नंबर होता है एंड सो ऑन। उसके बाद पहले इंटीजर देख लेते हैं। इंटीजर्स को जी से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इसको जी से, जिसमें होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड और इसके अंदर फिर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इंटीजर बाकी बात करें तो +1 +2 +3 एंड सो ऑन। मतलब जो नेचुरल नंबर है ना और पॉजिटिव इंटीजर है वो सेम है। नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर सेम है, क्योंकि वो भी 1 2 3 है और ये भी +1 +2 3, वो भी प्लस में है ये भी प्लस में है। और जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो -1 -2 -3 -4 एंड सो। अब 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर में है ना ही नेगेटिव इंटीजर में है, तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, ये एक न्यूट्रल नंबर होता है। अब चाहो तो पॉजिटिव की फैमिली में भी लिख सकते हो, नेगेटिव फैमिली में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद आपके पास होते हैं प्राइम नंबर, बल्कि इससे भी पहले इवन और ऑड का पता है ना। इवन नंबर होते हैं वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9। जी 0 इवन होता है। सर इसमें इवन और का सम भी क्वेश्चन आता है, इवन या ऑड नंबर्स दे दिए गए तो उसका सम फाइंड करना। गुड, चलिए ये तो आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई। ये मैं आपको बता दूंगा कि नंबर का सम कैसे फाइंड करते हैं, यानी जो नंबर्स गिवन होते हैं। सर वैसे इसको मोस्टली मैथमेटिकल प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं। हाँ उसी से करना है, होता ही वही तरीका है कि वो कहता है कि इवन नंबर, यानी ये बताता है कि कितने नंबर का सम करना है, या कि 10 नंबर का या 200 तक, 200 से नीचे नीचे जितने इवन है सबका सम कितना होगा, इवन का या ऑड का, वो इस तरह कहता है। ठीक है, तो वो तो सिंपल है, वो तो हो जाएगा। अब चले वो मैं बता देता हूँ। वो बेसिकली हमारा फार्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है नेचुरल नंबर का सम। कि नेचुरल नंबर का ये कितने, वो कहता है 25 नंबर का सम करें तो 25 इंटू 25 प्लस 1/2, ये होता है नेचुरल नंबर। और अगर वो कह दे इवन नंबर, आपको पता क्या करेंगे? सिंपल, इवन नंबर का सिंपल क्या होता है?
इवन नंबर का सम अगर वो कहे तो आपके ख्याल में क्या होगा? यही नंबर होता है ना इवन नंबर, 2 4 6 8 ऐसे ही होता है ना। इसमें से 2 कॉमन हो जरा, तो बाकी क्या बच जाएगा? 1 2 3 4, तो बाकी नेचुरल नंबर ना मान गए। तो किसी भी इवन नंबर का सम फाइंड करना है तो फार्मूला था 2n into n plus 1/2, 2n into n plus 1/2। वो बात समझ लगी ना? और ये फार्मूला निकला उसी से ही है। वो कौन सा फार्मूला है अगर आपको याद हो, Sn इज इक्वल टू, वो थोड़ा लंबा फार्मूला बन जाता है, n/2 into 2a plus n minus 1d। यही है, इसी से निकल रहा है, यही चीज है। इवन का कहे, ऑड का कहे या नेचुरल नंबर का कहे, आप इसी फार्मूले की हेल्प ले लिया करो, जितने नंबर का मर्जी का, ठीक होगी ना? हाँ, इसमें यह है कि अगर वो कहता है ना पहले 100 इवन नंबर, तो n आपका 100 है। अगर वो कहता है 100 तक इवन नंबर, तो फिर n आपका 50 है। सवाल से यहां से वो नंबर अगर आपसे हम लेना चाहे ना तो ले सकते हैं। जैसे मैं कह, अगर वो ये कहे पहले 200 इवन नंबर, पहले 200 इवन नंबर, तो n आपका 200 है। अगर वो यही सवाल कहे कि 200 तक इवन नंबर, फिर आपका n 100 है, क्योंकि 200 तक 100 होंगे इवन, 100 होंगे ऑड। और अगर कहेगा पहले 200 नंबर, तो फिर 200 तो पूरे हैं ना, फिर तो वो 400 तक जाएंगे। तो ये सवाल में आपने देखना है कि वो 200 का पूछ रहा है या 200 तक पूछ रहा है, तो वो सवाल को जरा ध्यान से देखना, ठीक होगी बात? तो आप ये तो फार्मूला सबको आता है ना। इसमें n तो नंबर होंगे जो बताएगा, a क्या होगा फर्स्ट, और d क्या होगा, वो हमेशा 2 होगा, इवन में भी 2, ऑड में भी 2। और जब इवन नंबर हो तो फर्स्ट नंबर होता 2, और ऑड नंबर हो तो फर्स्ट नंबर होता 1। मतलब आपने इसके अंदर वो पुट कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इवन के मैं आपको इसके फार्मूले बता देता हूं, अगर अलग अलग करने हैं ना तो वो भी बता देता हूं। देखिए, नेचुरल नंबर का अगर डायरेक्ट सम का फार्मूला है वो तो मैंने आपको बता दिया, उसमें a कितना होता है पता है, और d कितना होता है? मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 d भी 1 होता है और a भी। और अगर हम फार्मूला लगाएं Sn का, तो फार्मूला होता है n/2 माजरत यार, एक मिनट हम यहाँ पर ना एक लाइन लगा देते हैं, ये नजर आई लाइन? ओके, हम यहाँ पर ना लाइन लगा देते हैं, इससे इधर ही जाते हैं। मैं भी ना सेटिंग करनी है इसकी, तो चले जी, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में आपके पास हो गया n/2 सम का वैल्यू इनटू 2a प्लस n माइनस 1। मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ, जो मैथ वाले जो लोग फार्मूले बनाकर नहीं हमें भेजते, ये वो फार्मूले है बनाए कैसे जाते हैं। n को n रहने दो, 2 into 1 कर दो, प्लस n माइनस 1, और d भी 1 है, तो हमारा फार्मूला बन गया n/2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और d तो 1 है। अब क्या आ गया, n/2 इंटू n प्लस 1, तो फार्मूला ओवरऑल बन गया n इंटू n प्लस 1/2। यह है नेचुरल नंबर का। अब आओ जरा इवन नंबर का फार्मूला मैं बना देता हूं। इसमें a कितना है, d कितना है, d भी 2 होगा। कैसे? और 2 4 6 8 10 इवन नंबर यही होता है ना, 2 4 6 8। अब जरा इसका n/2 करते हैं, 2 into 2 कर देता हूं, प्लस n माइनस 1 into 2, ये मेरे पास हो जाएगा n/2 into 4 प्लस 2n माइनस 2। ये बन गया n/2, कितना आ गया 2n प्लस 2,
और इसमें से माइनस कर दिया ना ये, तो 2 कॉमन ले लिया, 2n इंटू n प्लस 1 ओवर, वही फार्मूला है, बस इसके साथ कहा क्या लगे यहाँ पे 2। हाँ 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं आप, लेकिन फिर फार्मूला आपको 2 याद रखने पड़ेंगे। इसमें आपको सिंपल एक बात पता है कि सिर्फ नेचुरल नंबर से 2 मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाता है। अब आ जाते हैं ऑड नंबर में फार्मूला बनाने। वैसे फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये फार्मूला इसी से करना है तो कर सकते हो, और ये मेरे ख्याल में सबको ही आता है, सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए जरा, बल्कि यहां पर ही देखें, ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5, ए कितना होगा इसके अंदर, और डी कितना होगा 2, और n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, यहां पर 2 है। तो फार्मूला बन गया n ओवर 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसल, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2n स्क्वायर ओवर 2, ये बनेगा ना, और 2 से 2 कैंसल n स्क्वायर। लेकिन ऐसे आना नहीं चाहिए, इसमें प्लस 1 आता होता है, एक n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है ना, और n तो हमारे पास n है ओवर 2, 2 इंटू 1 पहला नंबर है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, क्योंकि 3 हाँ तो 2a होता है ना हमारा, 2a होता है ना, तो ये हमारे पास आ गया n ओवर 2 प्लस 2n माइनस 2, बिल्कुल ऐसे आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और n ओवर 2 इंटू 2n, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n स्क्वायर। लेकिन ये मुझे लगता है वेरीफाई नहीं होगा। अगर हम इसका आंसर 2 का स्क्वायर 4 9 बन रहा है, n स्क्वायर ही बन रहा है। देखो ना, अगर हम उस फार्मूले से करते हैं ना, a 1 है d 2 है, मैं कहता हूं आपके पास कितने और नंबर का सम फाइंड करना चाहते हैं हम 20 का, तो वैसे कितना आना चाहिए 400, अगर 20 का स्क्वायर ले तो कितना आता है 400, तो हम करके देख लेते हैं 20 ओवर 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 डी, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 38, हाँ 400 यार, सही है। मतलब अगर ऑड नंबर का सम फाइंड करना है ना, तो ये चेक करना है कितने ऑड नंबर है उसका स्क्वायर ले, तो आपका सम आ जाएगा। और इवन नंबर का आएगा तो 2 इंटू n प्लस 1 n 2n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, और अगर नेचुरल नंबर है तो n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो ये आप देख लें कि उसने किसका सम पूछा है, ये डायरेक्ट आपका टाइम बचा लेगा। हाँ जी, और सवाल ये, अब प्राइम नंबर बता देता हूं मैं आपको। हाँ, प्राइम नंबर पता क्या होते हैं, वो नंबर जो या तो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। और वो पहला नंबर कौन सा पता है 2, 1 नहीं होता, क्योंकि 1 तो सब पे डिवाइड हो जाता है। 2 होता है या तो अपने आप पे डिवाइड होता है या 1 पे होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, और फिर 23 19 भी होता है, फिर 23 भी होता है। ये वो नंबर हैं सारे के सारे जो या तो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 पे डिवाइड होते हैं। और याद रखें 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर और 2 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि लोग समझते हैं कि 2 क्योंकि वो इवन ऑड में नहीं है, वो ऑड नहीं है लेकिन प्राइम नंबर है। और जब कंपाउंड नंबर फाइंड करते हैं ना, कंपाउंड नंबर वो शुरू कहां से होता है पता है 4 से, क्योंकि 1 तो ना प्राइम नंबर है ना कंपाउंड नंबर है। जैसे 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, तो 1 ना कंपाउंड है ना प्राइम है।
तो 2 3 तो वो नंबर हो गया है प्राइम। तो ये कहां से शुरू होता है? 4 से, क्योंकि 4 अपने आप में भी डिवाइड होता है, 2 पे भी होता है। फिर उसके बाद 6, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, एंड सो ऑन। क्लियर होगी बात? चलें जी, अब आ जाते हैं रैशनल नंबर। ये सवाल पेपर में आया हुआ, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर वैसे अगर बाय डेफिनेशन में आपको कहूं ना, तो ये वो होते हैं, कहते हैं कि वो नंबर जिसको p/q फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब फ्रैक्शन में लिखा जा सके। और इरैशनल नंबर वो होते हैं जिसको p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके। बेसिकली ये डेफिनेशन इसकी ये है, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता, क्योंकि फ्रैक्शन में तो हर नंबर को लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन में हर नंबर को लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है सारे नंबर इरैशनल है। हाँ, कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको हल करें, कहते हैं, फिर इसकी एक और डेफिनेशन है रैशनल की, कहते हैं ऐसा नंबर जिसको हल करने से, सॉल्व करने से उसका आंसर टर्मिनेट हो जाए। क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए या रिकरिंग हो। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार आए। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं। आपका आंसर, आपने हल किया, आंसर आया 6.125, आंसर आ गया 3.2147, आंसर आ गया 4.398446। ये सारे टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद ना स्क्रीन में आपका आंसर खत्म हो जाए, सारी स्क्रीन ना भर जाए। ऐसा हुआ ना कभी कैलकुलेटर पर 1 को 3 पे डिवाइड करो तो ऐसे 0.3333 खत्म ही नहीं होते। या वो कहते हैं रिपीट हो। रिपीट से मुराद है 3.45745745 ये टर्मिनेट ना हो लेकिन रिकरिंग हो रहे हो। जैसे ये देखो क्या आ रहा है? 457457457। या वो कहता है 2.33333 ऐसे आंसर है। तो इसका मतलब ये तो सारे नंबर होते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो ना रिपीट होते हैं ना टर्मिनेट होते हैं। इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, उसकी क्या खसूसियत होती है? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये तो सही है ना, और ना नॉन रिकरिंग, ना वो रिपीट होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? उसकी मैं आपको तरीकाकार बताता हूं। एक वर्ड आपने पाई सुना है? पाई इरैशनल नंबर होता है, और इसकी जो वैल्यू है 22/7, वे पता क्या है? वो रैशनल है। 22/7 रैशनल है, पाई इरैशनल है। आप कहोगे सर आपने तो यही सारी जिंदगी सुना कि ये बराबर है। भाई ये तकरीबन बराबर है, अप्रोक्सीमेटेड। ये 100% पाई की वैल्यू तो अभी आज तक किसी ने फाइंड ही नहीं की। पाई की वैल्यू आज तक फाइंड नहीं हो सकी, तो उसने ये उसके सबसे ज्यादा जो करीब करीब वैल्यू है ना वो उन्होंने बताई हुई है। तो अगर आपसे कोई जिंदगी में पूछे ना 22/7, ये तो बटे में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये रैशनल है, लेकिन पाई बजाते खुद। फिर मैं आपको बताता हूं कुछ रैशनल इरैशनल नंबर, पेपर में आपको टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। ये मैं वो नंबर लिख रहा हूं जो सारे इरैशनल है, और आपने मुझे बताना है कि मैं इसके अंदर क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने ढूंढना है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो मेरे हाथ लग गई है कि मैं कहता हूं ये सारे इरैशनल है। प्राइम नंबर अंडर रूट के नीचे आ जाए वो इरैशनल होता है, बाकी दुनिया के सारे नंबर इरैशनल। तो ये भी एक सवाल इस दफा आया हुआ था पेपर में, अगर आपको पता नहीं आया या नहीं आया, लेकिन ये सवाल भी था कि इसमें से इरैशनल नंबर कौन सा है। कौन सा इरैशनल होगा? एक तो पाई है ना, और दूसरा कौन सा नंबर है जो अंडर रूट के नीचे अगर कोई प्राइम नंबर आ जाएगा वो इरैशनल होंगे, वो रैशनल, बाकी सारे ही रैशनल होते हैं। सर एक क्वेश्चन आया था 5 + 5 √25 जी 25 नहीं था, 5 5 25 +
5 था या 25 था? 25 अच्छा 25 प्लस 5 5 अंडर रूट 5 ऐसे। यस जब ये ना ये लिखते भी रहना, इसकी हम एक नई असाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, इसको हल अगर करने का तरीका भला क्या होता है, आपने अगर इस तरह का सवाल कभी आ जाए तो इसको ना कांजुगेट लेकर हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? कांजुगेट। कांजुगेट के दो तरीके होते हैं, वो मैं दोनों बताने लगा। आपको कहता है ऐसा करो कि इसको इसके बारे में बताना क्या था कि कैसे सॉल्व करना है, इसको हल करना, जी। ये आंसर बताना है इसका। जी। ये इसके ये ओवर में था या इसी था? ये इसी तरह का था, एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, नहीं इस तरह को अगर हो ना तो जिस तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 25 माइनस 5 अंडर रूट 5 और डिवाइड भी कर दिया जाता है 25 माइनस 5 अंडर रूट 5। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और ये नीचे लिखा जाता है। बेसिकली ये जो सवाल है ना, मैं आपको तरीका कार बताता हूँ, अगर हो सकता है मैं ठीक हूँ। तो बेसिकली ना कहते हैं कि जो सपोज दैट आपके पास सवाल आ गया है ना 2 ओवर अंडर रूट 5, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। कहते ये आंसर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नीचे कभी भी नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट कभी भी फ्रैक्शन में। वो कहता है कि अगर एक सिंगल है ना स्क्वायर रूट, तो उसको जो नंबर है ना उसको मल्टीप्लाई भी कर दो और उसको डिवाइड भी कर दो। अब इस 2 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट, और ये 5 और 5 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपका एक सिंगल फ्रैक्शन यानी स्क्वायर रूट है। अगर इस तरह से गिवन है, वो लिखा होता है सपोज दैट 4 ओवर 5 माइनस अंडर रूट 5, ऐसे कर लेते हैं, या 5 प्लस अंडर रूट 5, कुछ भी इस तरह से गिवन। कहते हैं इसको हल करें। तो फिर इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि ये दो नंबर है ना, तो दरमियान वाला साइन चेंज करके ना मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। एक अंडर रूट है तो उसी को मल्टीप्लाई उसी को डिवाइड, और अगर इस तरह से गिवन है तो आपने दरमियान में जो भी साइन होगा उसको माइनस करना है, वैसे चेंज करना है। प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे। अब ऊपर आंसर आ जाएगा आपके पास जनाब 4 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया ना। अब आपने किया क्या, ऊपर आंसर तो 4 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 5। अब ये हमारे पास आ गया 4 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 20, और 4 से फिर कैंसिल, आंसर आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये आंसर आ गया। लेकिन ये 5 ऊपर वाले 5 से कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला वो कॉमन हो तो कैंसिल होता है, वरना कैंसिल नहीं। ठीक होगी बात? चलिए जी, आपका तो बंद हो गया काम। चलिए अब यहां तक ही रखते हैं आज, ठीक है। नंबर्स आपने करना क्या है, आपके असाइनमेंट में ना नंबर वाले सवाल है वो सारे कर लेने हैं, रेशो वाले सारे कर लेने हैं, और फ्रैक्शन वाले भी कर लेने हैं। मैं कल आपको परसेंटेज का और सीरीज वाले भी कर ही लेने हैं, मिसिंग नंबर वाले सारे, वो आपके लिए इतना कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं।